दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला को समझेंगे। इसके प्रश्न बहुत ही लाजवाब होते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम लोग आज देखेंगे बारी बारी से। ये आने वाली सक्षमता परीक्षा VPSC TR4 के अलावा यूपी टेट, एस्टेट, SSC GD, सीटेट, रीट एग्ज़ामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? शब्द है कि व्यंजन है कि वर्ण है कि स्वर है? एक बात आप लोग याद रखिएगा, परिभाषा होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ध्वनि कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा भाषा की छोटी इकाई क्या है। इस ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाए कि अगर वर्ण ना देकर ध्वनि दे देता तब भी हम लोगों का विकल्प ध्वनि सही हो जाता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कि वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को कहेंगे, कि वर्णों के संकलन को कहेंगे, कि शब्द गणना को कहेंगे, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। जो वर्णमाला हम लोग कहते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में कहा जाए कुल कितने वर्ण हैं? देखिए, वर्णमाला में कुल 52 स्वर बताए गए हैं। कितने? 52 अक्षर हैं या वर्ण हैं। क्या कहेंगे? हम लोग वर्ण कहेंगे। इस 52 वर्ण में 13 स्वरों की गणना की गई है। 13 स्वर बताए गए हैं, जबकि जो बचे हुए 39 अक्षर हैं, 39 वो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिलाकर के 52 बनता है टारगेट। 13 स्वर हैं, इसमें से 35 व्यंजन हैं, 39 व्यंजन हैं, जिसमें से 39 में से 35 प्लस 4 में तोड़ देते हैं। ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको भी हम लोगों को गिनना रहता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए आप लोग। का और खा है, कि या रा है, कि चा छा है, कि टा और रा है? बताइए। ध्वनियाँ कैसे हम लोग पहचानेंगे इस अक्षर में ऐसी ध्वनियाँ होगी? आप लोग एक बात याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक है, KTMDO। के का मतलब होता है कंठ से जो बोले जाएंगे, कंठ से। टी का मतलब है मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। एम का मतलब होता है, टी से मतलब होता है तालु। सॉरी, टी का मतलब होता है तालव्य, तालु से, तालव्य से। एम का मतलब होता है मूर्धन्य से। डी का मतलब होता है दंती से। और ओ का मतलब होता है ओष्ठ से। समझ में आ गया आप लोगों को।
कंठ का मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, जो का वर्ग आता है, का वर्ग, कौन सा, का, खा, ये सब का वर्ग में जाएगा। तालव्य में आ जाएगा चा वर्ग, चा वर्ग। मूर्धन्य में आ जाएगा टा वर्ग, दंती में आ जाएगा ता वर्ग। वर्ग का मतलब होता है इस वर्ग के जितने भी अक्षर आएंगे, का, खाओ, गाओ, घाव, घा, वो सारे कंठ से बोले जाएंगे। और ओष्ठ में आ जाएगा पा वर्ग, कौन सा आ जाएगा, पा वर्ग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। केटीएम डीओ ट्रिक याद रखिएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंती और ओष्ठ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो किसकी बात की है, कंठ से, कंठ में कौन आता है, का वर्ग आ जाएगा। तो का और खा काहे से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। आ है कि का अंगा है कि थाव दा है कि फाव बा है। कैसे हम पहचानेंगे अल्प प्राण है कि महाप्राण है। देखिए, दो प्रकार के प्राण होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। इसको एक बार ठीक समझ लीजिएगा, कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आपको दो मेहमान आपके घर आए हुए हैं, अल्प प्राण एक का नाम है, दूसरे का महाप्राण है, और आपके घर में पूड़ियों की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था, आपके घर में पूड़ियाँ बनवाई गई हैं। अब पूड़ियों जो है, पूड़ियाँ इस प्रकार से बांटना है कि कैसे बांटें कि जो है इनका जो है बंटवारा हो जाए। तो अल्प प्राण को पहली पूड़ी हम देंगे, एक पूड़ी अल्प प्राण को देंगे, तो दूसरे को, महाप्राण को दूसरी पूड़ी हम दे देंगे। ठीक है। अब कुल हमको 5 ही पूड़ी बांटना है, ये भी याद रखना है, क्योंकि एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर। तो अल्प प्राण में पहली पूड़ी हमने अल्प प्राण को दी 1 नंबर, दूसरी पूड़ी हमने प्राण महाप्राण को दे दी, फिर तीसरी पूड़ी जो है हमने अल्प प्राण को दे दी, और चौथी महाप्राण को दे दी, और जो अंतिम 5 बची फिर अल्प प्राण को दे दी। अब समझेंगे 1, 3, 5, 2, 4 का मामला। देखिए, अल्प प्राण वो अक्षर होंगे जो पहला, तीसरा, 5वां कहलाएगा, और महाप्राण वे अक्षर होंगे जो दूसरा और चौथा कहलाएगा। मान लेते हैं का वर्ग में 5 अक्षर हैं, का, ख, ग, घ, अंगा, 5 अक्षर हैं। तो जो का वाला अक्षर होगा 1 नंबर पे आता है, अल्प प्राण कहलाएगा। खा वाला दूसरे नंबर की पूड़ी जो है खा के पास जाएगी, मतलब महाप्राण खा कहलाएगा। अब गा तीसरे नंबर पे आता है तो अल्प प्राण गा कहलाएगा, और चौथे नंबर पे घा आता है तो घा कहलाएगा महाप्राण में। इसके अलावा और 5वें में कौन बचा, अंगा बचा, तो अंगा किस में जाएगा, 5वें में जाएगा। तो अल्प प्राण में कौन कौन जाएगा, 1, 3, 5, का, गा, अंगा। महाप्राण में कौन जाएगा, 2 और 4। या ऐसे आप लोग याद रखिए, विषम संख्याओं वाले अंक जो है अल्प प्राण के पास जाएंगे, और सम संख्याओं वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो महाप्राण के पास जाएंगे। तो इसलिए 1 और 3 आपको दिया था अल्प प्राण के लिए, तो का और अंगा हो जाएगा इसका सबसे बेहतरीन जवाब। सबसे आसान तरीका है सिखाने का जो हमने आपको बताया, इससे बेहतरीन ट्रिक तो नामुमकिन है। ये बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया, समझ लीजिएगा। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और लोग झटका खा जाते हैं यहाँ पे। एक बार समझ लीजिएगा, आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, नुक्ता लगता है, अगर का के नीचे बूंदी लगती है तो ये नुक्ता है, नुक्ता का। काव, गाँव, जौ, अंगा। ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की हैं कि अंग्रेजी की हैं
कि अरबी फारसी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं। देखिए ये जो है ध्वनियाँ संस्कृत की नहीं हैं और ना ही अंग्रेजी की हैं और ना ही दक्षिणी भाषाओं की हैं। ये किसकी हैं? अरबी और फारसी के हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? फा है कि था है कि ना है कि गा है? एक बात आप लोग याद रखिएगा, नासिक जो व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप लोग देखिएगा। का वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंगा। चा वर्ग का अंतमाक्षर होता है इया। टा वर्ग का पंचमाक्षर होता है अणा। ता वर्ग का पंचमाक्षर होता है ना। और पा वर्ग का होता है मा। एंगाडानम ये होता है। इसमें से आप कौन सा मिल रहा है जो नासिक में जाएगा? फा नहीं है, था नहीं है, गा नहीं है। कौन है? ऑप्शन नंबर तीसरा जो ना होता है वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइएगा आप लोग। अड़ा है, ज्ञा है, इंगा है कि धा है? देखिए हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 जो है संयुक्त व्यंजन बतलाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? छा, तरंग, ज्ञा और स्रा। समझ में आ गया होगा। छाव जो है का प्लस सा से मिलकर बनता है। जो त्रा है त्रा, ता प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो ज्ञा से ज्ञानी है वो जा प्लस इया से मिलकर बनता है। और बचा जो सरा है ये सा और प्लस रा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बता दीजिएगा। ये तालव्य सा है। ये कैसा सा है? तालव्य सा और रा से मिलकर जो है सरा बनता है, श्रमिक और रा। ज्ञा से ज्ञानी जो है ज्या और इया से मिलकर बनता है। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है। छा का और सा से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 बतलाई गई है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा बताइएगा आप लोग। जो है संयुक्त व्यंजन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? अयोगवाह पूछा जा रहा है। इसमें आ है, ई है, उ है, अंग आह है। तो हिंदी जो वर्णमाला में जो है अयोगवाह को जो अंग और आह को बोला गया है ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा अंग और आह विकल्प सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अनुवांशिक व्यंजन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ग के प्रथमाक्षर कहलाएंगे कि वर्ग के तृतीयाक्षर कहलाएंगे कि वर्ग के चतुर्थाक्षर कहलाएंगे कि वर्ग के पंचमाक्षर कहलाएंगे? और नासिक जो व्यंजन होते हैं वो वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। कौन कौन से होते हैं?
पंचमाक्षर में अंगा, इया, आड़ा, ना और माँ। समझ में आ गया आप लोगों को? ये जो है अनुवांशिक व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन जो है कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो अनुनासिक होते हैं के पंचमाक्षर, उनका नाक और मुंह दोनों से जो है उनका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग है, अल्पप्राण है, महाप्राण है कि संयुक्त व्यंजन है? देखिएगा अयोगवाह की बात कर रहा है तो अल्पप्राण नहीं होते हैं, महाप्राण भी नहीं होते हैं, संयुक्त भी नहीं होते हैं। अयोगवाह होते हैं तो सदैव होंगे स्वर, अन और आहा, ये अयोगवाह है। तो ये जो बिंदियाँ जो हैं ये डिनोट करते हैं विसर्ग को। किसको? विसर्ग को। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है तालव्य व्यंजन हैं कौन कौन से हो जाएंगे? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, रा, रा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो हमने आप लोगों को बताया था KTM DO, KTM DO कंठ तालव्य होता है। टी में कौन आता है? तालव्य में। तालव्य में दूसरे नंबर पर कौन आता है? चावल। कौन आ जाता है? चावल। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य के हैं कि ऊष्म के हैं कि अंतस्थ के हैं कि ओष्ठ के? बताइए आप लोग। या, रा, ला, वा, ये या, रा, ला, वा जो हैं ये अंतस्थ के व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर पूछा जाए इसी बार लगे हाथ देख लीजिए आप लोग, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अगर पूछ लीजिए ऊष्म व्यंजन बताइए कौन से होंगे? तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा? यावा, लावा हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे इस प्रश्न कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? स्वरों की संख्या 13 बताई गई है और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 बताई गई है। याद आप लोग बात याद रखिएगा, कौन स्वर नहीं है। देखिएगा स्वर कौन कौन से होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आ, ई। देखिए चीज छोटी है मगर लोग गलती यहीं पे करते हैं। आ, ई, उ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ और अन, आहा। समझ में आ गया होगा। 6, 5 गेवा 2 13। तो कौन? आ, ए, ओ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, अन, आह, इसमें से कौन सा स्वर हो जाएगा? स्वर नहीं है पूछ रहा था। तो आ स्वर होता है, उ होता है, ए होता है, अना नहीं होता है। तो ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे।
अगला अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है कि 12 है कि 13 है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या बताई गई है वो 13 स्वर जो है बताए गए हैं। और जबकि व्यंजन कितने हैं? व्यंजन बचे 39 व्यंजन हैं। कुल कितने वर्ण हैं? तो कुल हो जाएंगे 52 वर्ण जो है बताए गए हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसी तरह जो है हमारे YouTube चैनल पर जो है और भी क्लासेस हिंदी की पड़ी हुई हैं, पर्यावरण, जीके, जीएस, मैथ, आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। एक से एक धांसू प्रश्न जो है हमने पढ़ाए हुए हैं, आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, एक बार जरूर देखिएगा। इसी के साथ ये क्लास आज की समाप्त होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।